हेलो, मैं डॉक्टर मिनी एलेक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर। आज मैं आपको बीए पार्ट 2 के पेपर 2 साइकोलॉजिकल असेसमेंट के यूनिट 3 में से विश्वसनीयता, उसके प्रकार एवं प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा हमको मालूम है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है वह उसकी विश्वसनीयता होती है। सबसे आवश्यक गुण परीक्षण का ये माना गया है कि जब तक मापन जब हम कर रहे हैं तो जब तक हमारे परीक्षण के प्राप्तांक विश्वसनीय नहीं होंगे तो वह मापन सही नहीं होगा। अर्थात जब हम किसी परीक्षण को बनाते हैं तो उसके मूल्यांकन में भी हमने देखा कि विश्वसनीयता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। अर्थात जो परीक्षण है उसके प्राप्त प्राप्तांकों में बार बार यदि हम उस परीक्षण को प्रयुक्त करें तो भी हमें उसका सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसा हमको पता है कि रिलायबिलिटी को हम कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर या किसी मापन की संगतता जो है वो हम मान रहे हैं कि उसमें कितनी स्थिरता है। सेम सिचुएशन में या एक ही परिस्थिति में बार बार यदि उस परीक्षण को किया जाए तो हमारा रिजल्ट सेम होना चाहिए, तभी हमारा परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। जैसा हमको पता है कि यह किसी भी परीक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक जो है वो माना जाता है और जो भी मापन हम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी या शुद्धता बढ़ जाती है यदि हमें प्राप्त प्राप्तांक सेम प्राप्त हो रहे हैं या सही मिल रहे हैं तो उस परीक्षण को हम विश्वसनीय मानेंगे। अनेक प्रकार के परिभाषाएं इसमें जो है वो दी गई हैं। कई परिभाषाएं जो है वो बताई गई हैं। कुछ परिभाषाओं में हम ये देखते हैं कि जो विश्वसनीयता है वह एक भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता शब्द विश्वसनीयता शब्द के पर्यायवाची माने जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विश्वसनीयता के कौन-कौन से प्रकार हैं। विश्वसनीयता के बहुत 3 या 4 प्रकार हैं, लेकिन उनमें से हम 2 प्रकारों के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। वह है टेस्ट रीटेस्ट मेथड या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि और दूसरी है स्प्लिट हाफ मेथड या अर्ध विभाजन विधि या अर्ध विच्छेद विधि भी इसको कहा जाता है। आइए हम देखते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या होता है। टेस्ट रीटेस्ट मेथड में एक ही परीक्षण को सेम सैंपल में हम एक निश्चित समय के गैप में 15 से 20 दिन के अंदर हम उसी सैंपल में जब उस परीक्षण को हम करेंगे तब पहली बार जब उस परीक्षण को किया जा रहा है तो उससे जो प्राप्तांक हमको प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे सत्य प्राप्तांक है या ट्रू स्कोर है। 15 से 20 दिन के पश्चात जब उसी सैंपल पर सेम टेस्ट को जब फिर से एडमिनिस्टर किया जाता है तब उस समय जो प्राप्तांक हमको प्राप्त होते हैं उसको हम ऑब्टेन्ड स्कोर या प्राप्त प्राप्तांक कहते हैं। अर्थात सत्य प्राप्तांक और प्राप्त प्राप्तांक के बीच अंतर जितना कम होगा उतना हमारा परीक्षण विश्वसनीय माना जाएगा। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड में जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो कि पहले मेजर में पहले टाइम में जो कि आपने एडमिनिस्टर किया 15 दिन पहले, 15 दिन के बाद जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उनके बीच उनके प्राप्तांकों के बीच अंतर नहीं होना चाहिए या अंतर जितना कम होता है उतना हमारा परीक्षण ज्यादा विश्वसनीय माना जाएगा। नेक्स्ट मेथड में हम आते हैं वह है स्प्लिट हाफ मेथड या जिसको हम अर्ध विच्छेद विधि भी कहते हैं। इस परीक्षण का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं आंतरिक संगतता विश्वसनीयता या इंटरनल कंसिस्टेंसी
रिलायबिलिटी भी इसको कहा जाता है। यह मुख्यतः हमारे परीक्षण की होमोजेनिटी को या समजातीयता को इंडिकेट करता है। इस परीक्षण में या इस मेथड में हम पूरे टेस्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं या दो समान भागों में विभाजित करते हैं, और इस समान भागों में विभाजित करने का एक तरीका होता है जिसके इस पिक्चर से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जितने भी हमारे आइटम हैं उन आइटम को हम ऑड और इवन नंबर्स के आधार पर उनको बांट सकते हैं। अर्थात यदि हमारे पास 10 आइटम हैं तो इवन और ऑड नंबर के बेसिस पर हम उनको अलग अलग रीति से दो समान भागों में विभाजित करेंगे, जैसे आइटम 1, आइटम 3, आइटम 5, आइटम 7 एंड आइटम 9। सेम ऐसे ही इवन नंबर्स में हम लेंगे आइटम 2, आइटम 4, आइटम 6, आइटम 8 एंड आइटम 10। इस तरह से दो विभिन्न प्राप्तांक हमको प्राप्त हो गए। अब इन प्राप्तांकों के बीच हम कोरिलेशन निकालेंगे या सहसंबंध ज्ञात करेंगे। जो सहसंबंध हमको प्राप्त होगा उस प्राप्तांक के आधार पर यह पता चलेगा कि हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता कितनी। यदि हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता 0.89 या 0.9 के आसपास आती है तब हमारा परीक्षण विश्वसनीय माना जाएगा। अर्थात ये दो मुख्य विधियां हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड और स्प्लिट हाफ मेथड, या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि एवं अर्ध विच्छेद विधि, जिसके द्वारा हम अपने परीक्षण की विश्वसनीयता को निकाल सकते हैं। दोनों ही परीक्षणों में या दोनों ही विधियों में जो दो प्राप्तांक हमको प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए सबसे आवश्यक है वह है हमारा सैंपल सेम होना चाहिए। पहले जिस सैंपल पर आपने परीक्षण को किया है वही सैंपल हमारा दूसरी बार भी होना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य बात यह है, खासकर परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि के अंतर्गत, कि समय अंतराल हमको ध्यान में रखना होगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको उस टेस्ट को उसी सैंपल में दोबारा प्रशासित करना है। यदि हमारा परीक्षण प्रशासित करने का टाइम हम बहुत कम लेते हैं या 15-20 दिन से ज्यादा लेते हैं तो हमारे स्कोर्स में वेरिएशन आने की पॉसिबिलिटी होती है, अर्थात अंतर आने की संभावना होती है। यदि आपने परीक्षण को बहुत कम अंतराल में उस परीक्षण को फिर से दूसरे उसी समूह पर आपने यदि प्रशासित किया है तो उस पर इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस या अभ्यास का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है खासकर परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि में, जिसमें कि हमको समय अंतराल ऐसा रखना चाहिए जो कि 15 से 20 दिन का हो। इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि और दूसरी विधि है अर्ध विच्छेद विधि। अब मुख्य तरीके से आते हैं हम कि कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए हमारे दो मुख्य कारक हैं। एक कारक जो कि आंतरिक कारक होता है और दूसरा कारक बाह्य कारक कहलाता है, अर्थात इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब हम ये देखें कि ये जो आंतरिक कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारकों में सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ द टेस्ट या परीक्षण की लंबाई। बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारक है कि हमारे परीक्षण में टेस्ट के आइटम की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा परीक्षण ज्यादा विश्वसनीय होगा। खासकर इस कंडीशन में जब आप स्प्लिट हाफ मेथड यूज करते हैं या अर्ध विच्छेद विधि करते हैं। उस अर्ध विच्छेद विधि के अंतर्गत आप जब दो समान भागों में परीक्षण को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं उस समय हमारे आइटम्स की संख्या कम हो जाती।
तो जब आइटम की संख्या कम हो जाती है तो उससे हमारी विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है कि हमारे पदों की संख्या जितनी कम होगी उतने हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता भी कम होगी। अर्थात हमारे परीक्षण की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, जो कि हमारे विश्वसनीयता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना गया है। दूसरा कारक है होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स या पदों की समजातीयता। हमारे आइटम्स जितने समजातीय पद होंगे उतने हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता भी ज्यादा होगी। अर्थात हमारे आइटम्स या हमारे पद जो है वो समजातीय होना चाहिए, जिससे कि हमारी परीक्षण की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है वह है डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स या परीक्षण की कठिनता का स्तर। जैसा कि हमको पता है कि हमारे परीक्षण में कठिनता का स्तर ना तो बहुत इजी होना चाहिए, बहुत सरल भी नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे पद बहुत ज्यादा कठिन होने चाहिए। यदि डिफिकल्टी लेवल को हम मेंटेन नहीं करते या निश्चित नहीं करते या निर्धारित नहीं करते तो भी हमारी विश्वसनीयता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कि यदि हमारे परीक्षण की कठिनता स्तर बहुत कम है तो भी हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता कम होगी। यदि हमारे परीक्षण का कठिनता स्तर बहुत ज्यादा उच्च है तो भी हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है, वह है डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम, अर्थात पदों की कठिनता स्तर। नेक्स्ट एक फैक्टर है वह है डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम्स, अर्थात पदों के बीच विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है या एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। अर्थात हमारे परीक्षण में टेस्ट में डिस्क्रिमिनेशन या आइटम में विभेदन क्षमता होनी चाहिए। जितना हमारे टेस्ट में विभेदन क्षमता ज्यादा होगी उतने हमारे टेस्ट का कोरिलेशन भी प्रभावित होगा। अर्थात हमको अपने आइटम के डिस्क्रिमिनेटिंग पावर या जिसको हम पद वैधता भी कहते हैं उसको भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हमारे एक आंतरिक कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आता है। लास्ट फैक्टर जो है इसमें बताया गया वो है ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोर्स, अर्थात स्कोरिंग में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अर्थात जो भी स्कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वह जो है वो बायस्ड फ्री होना चाहिए। अर्थात किसी तरह से सभी स्थितियों से जो है वो मुक्त होना चाहिए। अर्थात यदि हमारे परीक्षण में ऑब्जेक्टिविटी है, जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखते हैं कि यदि हमारे आइटम 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 3 ऑप्शंस में से यदि एक ऑप्शन राइट है तो उसके लिए हम 1 मार्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्थात उस परीक्षण की ऑब्जेक्टिविटी है या उस परीक्षण की वस्तुनिष्ठता है, तो किसी तरह से बायस्ड होने की संभावना नहीं होती। इसलिए हमारे जो स्कोर्स हैं वह वस्तुनिष्ठता उनमें होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे परीक्षण में आत्मनिष्ठता होगी तो उससे हमारी विश्वसनीयता प्रभावित होगी और विश्वसनीयता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं वह है बाह्य कारक। परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए हमारे बाह्य कारक भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें सबसे पहला आता है वह है समूह की ग्रुप वेरिएबिलिटी, या समूह में यदि समजातीयता जो है वह हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। अर्थात हमारा जो ग्रुप है, जो समूह है, वो हेट्रोजेनस ग्रुप होना चाहिए, अर्थात विषम जातीय समूह होना चाहिए, जिससे कि हमारी परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ेगी। अर्थात समूह विचरणशीलता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के अंतर्गत आता है।
सेकेंड फैक्टर यदि हम देखें कि इफेक्ट ऑफ गेसिंग बाय द एग्जामिनी, अर्थात जो प्रयोज्य है, जो सब्जेक्ट्स है, वह किसी भी परीक्षण में कुछ गेसिंग करता है, कुछ अपनी तरह से कल्पना करता है, जिसके कारण कि हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता कम हो सकती। अर्थात यदि आपने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं तो उनमें से वह कुछ गेसिंग करके वह अपने टिक मार्क को देगा, जिसके कारण कि हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। अर्थात हमारे टेस्ट आइटम में ऐसे आइटम्स ना हो जिससे कि सब्जेक्ट्स अपने गेसिंग के आधार पर हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है एनवायरमेंटल कंडीशन, अर्थात जो वातावरण आप दे रहे हैं, जिस वातावरण में हम परीक्षण कर रहे हैं, वह वातावरण सब्जेक्ट के लिए या एग्जामिनी के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, अर्थात उपयुक्त वातावरण हो जाना चाहिए। यदि आप वातावरण उपयुक्त नहीं देते तो उसके कारण भी हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात उपयुक्त वातावरण सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया जाए ताकि वह जिस माहौल में अपने परीक्षण को कर रहा है वह उसमें उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, अर्थात लाइट रोशनी की उचित व्यवस्था हो, साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए, जिसमें कि जो है वो बाहर से जो भी वातावरण है या बाहरी शोर उस पर प्रभावित ना करे। इस सब चीजों को हमको अपने इस वातावरण के परिस्थिति को जो है वो इस सिचुएशन में हमको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आता है लास्ट इसमें इंस्टेबिलिटी ऑफ द एग्जाम, कि जो परीक्षार्थी है यह जो परीक्षण को भर रहा है उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से, यदि परीक्षार्थी में किसी तरह की अस्थिरता है तो वह अस्थिरता के कारण भी हमारे रिलायबिलिटी पर या हमारी विश्वसनीयता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे अचानक से तेज आवाज उत्पन्न हो जाना, या प्रयोज्य में बहुत ज्यादा चिंता का होना, या वह मानसिक रीति से स्वस्थ नहीं है या शारीरिक रीति से स्वस्थ नहीं है, उसका भी प्रभाव हमारे विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अर्थात बाह्य कारक और आंतरिक कारक दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे या कुछ स्थितियों को देखेंगे कि जिससे कि हम अपने परीक्षण की विश्वसनीयता को कैसे बढ़ा सकते हैं। उस परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ उपाय होते हैं, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहला आंतरिक कारक में मैंने जो बताया था कि सबसे पहली कंडीशन कि हमको अपने पदों की समजातीयता को बढ़ाना होगा। दूसरा, बाय सिलेक्टिंग हेट्रोजेनस ग्रुप और सैंपल, या जो सैंपल साइज हम लें वो हमारा विषम जातीय समूह होना चाहिए। तीसरी बात, हमारे टेस्ट के आइटम को इंक्रीज करके हम अपने विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि स्प्लिट हाफ मेथड में जब हम दो भागों में उनको बांटते हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स कम होने से हमारी परीक्षण की विश्वसनीयता कम हो सकती है। इसलिए आइटम के नंबर या नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाकर हम अपने परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि बाय मेंटेनिंग मीडियम डिफिकल्टी लेवल, मतलब जो कठिनता स्तर है वह कठिनता स्तर हमको 0.40 से 0.60 की रेंज में रखना होगा, अर्थात हमारे परीक्षण की कठिनता स्तर मध्यम स्तर पर होना चाहिए। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को भी मैक्सिमाइज करके हम अपने परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट, कि जो भी आइटम्स हैं उनकी स्कोरिंग हर समय ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। यदि ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होगी तो उससे भी हमारे परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ सकती है।
थैंक यू।